Namaste, myself Dr. Riva Gupta from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Associate Professor in Department of Kriyashari, Faculty of Ayurveda Science. आज का हमारा सेशन है होम्योस्टेसिस. What is homeostasis? Homeo means same, stasis means standing. Homeostasis means maintenance of constant internal environment of body. Internal environment in the body is the ECF, in which blood and interstitial fluid are also included. If the internal environment deviates beyond the set limits, body suffers from malfunctions and dysfunctions. तो होम्योस्टेसिस मीन्स है कि जो हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको सेम बनाए रखना. जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ईसीएफ जिसमें इंक्लूड होता है एक तो इंटरस्टिशियल ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड. जो हमारा बॉडी फ्लूइड है हमने उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, एक ईसीएफ एक आईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड. तो जो ईसीएफ है वो ही हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है. ईसीएफ में ब्लड आता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आते हैं, तो दोनों मिलके हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखते हैं. इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. द फर्स्ट है pH of ECF is balanced by respiratory system, kidney and blood. Temperature of body is maintained by skin, respiratory system, excretory system, skeletal muscles and nervous system. Adequate nutrients are maintained by digestive system and circulatory system. Adequate oxygen by respiratory system, hormones by endocrine glands, water and electrolyte balance by kidneys, skin, salivary glands and GIT. Blood for transport of nutrients, respiratory gases, metabolic and other waste. Skeletal muscles help the organism to move around in search of food and also protect from adverse surroundings. CNS, sensory nervous system, detects the surrounding and state of body. Motor system commands the body to act according it. ANS, it regulates all functions of the body essential for homeostasis. इस होम्योस्टेटिक सिस्टम में थ्री कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है डिटेक्टर, सेकंड है कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड है इफेक्टर ऑर्गन. तो डिटेक्टर सबसे पहले जो भी डेविएशन होता है या चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है डिटेक्टर, यानी वो पता लगाता है कि चेंजेस क्या हुए हैं. देन एक कंट्रोल सेंटर होता है, जो डिटेक्टर होता है उन चेंजेस को भेजता है कंट्रोल सेंटर पे कि ये चेंजेस हुए हैं, अब इनको ठीक करना है. तो कंट्रोल सेंटर जो होता है उसी को हम इंटीग्रेटिंग यूनिट भी कहते हैं. देन कंट्रोल सेंटर और इंटीग्रेटिंग यूनिट एक ऑर्डर तैयार करता है कि इस डेविएशन को कैसे करेक्ट किया जाना है. देन वो जो कंट्रोल सेंटर से वो ऑर्डर भेजा जाता है इफेक्टर ऑर्गन को. देन इफेक्टर ऑर्गन उस डेविएशन को करेक्ट करता है. तो इस तरह से तीनों कंपोनेंट्स एक साथ काम करके बॉडी के होम्योस्टेसिस को बैलेंस करते हैं. एक है डिटेक्टर, एक है कंट्रोल सेंटर और एक है इफेक्टर ऑर्गन. तो हम देखते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं कि हमारी बॉडी का कोई भी वेरिएबल है, लाइक पीएच है या ब्लड प्रेशर है या कोई भी हार्मोन है, वो वेरिएबल यदि उसमें कुछ चेंज होता है तो उस चेंज को स्टिमुलस रिसीव करते हैं. देन स्टिमुलस रिसीव करने के बाद उसको रिसेप्टर के थ्रू, रिसेप्टर जो रिसेप्टर होंगे वही स्टिमुलस को लेंगे. देन वो रिसेप्टर उस स्टिमुलस को एफरेंट पाथवे के थ्रू कंट्रोल सेंटर पे भेजते हैं. देन कंट्रोल सेंटर से ऑर्डर तैयार होता है और वो ऑर्डर इफरेंट पाथवे के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन पे जाता है. देन इफेक्टर ऑर्गन उस बैलेंस को करेक्ट करता है, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी इम्बैलेंस हुआ है उसको करेक्ट करके वापस से बैलेंस बनाता है. मैकेनिज्म. होम्योस्टेसिस इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ फीडबैक सिग्नल्स. It is a process in which some proportion of the output signal of a system is fed back to the input. Whenever any change occurs, system receives and reacts to two types of feedback.
मीन्स जो भी फीडबैक सिग्नल्स होते हैं, फीडबैक सिग्नल्स के थ्रू ये होता है। मीन्स कोई प्रोसेस जो कोई भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो आउटपुट होता है वही वही आउटपुट उसी प्रोसेस के लिए वापस से इनपुट की तरह कार्य करता है। मीन्स जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, किसी भी कोई भी प्रोसेस है, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का जो रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट उस फंक्शन के लिए वापस से इनपुट की तरह काम करता है, और फिर उस फंक्शन को या तो कम कर देता है या बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। और ये सिस्टम, इसको हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम मीन्स जो आउटपुट है वही इनपुट की तरह काम कर रहा है। दो टाइप से है ये, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो बॉडी की मैक्सिमम रिएक्शंस है, मतलब मोस्टली रिएक्शंस बॉडी की, वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होती है और कुछ पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू होती है। तो नेगेटिव फीडबैक इन विच द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे एज टू अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या करेगा, जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट काम करेगा और उस जो भी चेंजेस हो रहे हैं या तो उनको रोक देगा या उनको कम कर देगा। और इसके अपोजिट पॉजिटिव फीडबैक में जो आउटपुट हमें मिलेगा वो एज ए इनपुट वर्क करेगा और उसी चेंज को इंक्रीज कर देगा उसी डायरेक्शन में। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स जैसे देखते हैं यहाँ पे। तो नेगेटिव फीडबैक में एक एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर के लिए। किसी भी रीजन से यदि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर्स उस टेम्परेचर इंक्रीज को, स्टिमुलेशन को लेते हैं। देन इस स्टिमुलेशन को एफरेंट पाथवे के थ्रू पहुंचाया जाता है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर पे, जो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में। देन हाइपोथैलेमस उस करेक्शन को ठीक करने के लिए ऑर्डर तैयार करता है और उस ऑर्डर को इफरेंट पाथवे के थ्रू भेजा जाता है इफेक्टर ऑर्गन पे। यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन होता है स्वेट ग्लैंड्स। देन रेस्पॉन्स में एवोपरेशन होता है स्वेट का। जब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं, स्वेट को बाहर निकालती हैं, जिससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जो उधर स्टिमुलेशन मिला था, पहले टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो स्टिमुलेशन मिला था वो स्टिमुलेशन मिलना बंद हो जाता है और ये जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। इसी तरह से यदि बॉडी का टेम्परेचर किसी रीजन से कम हो जाता है, देन अगेन ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन को लेते हैं। स्टिमुलेशन एफरेंट पाथवे के थ्रू जाता है हाइपोथैलेमस पे, कंट्रोल सेंटर पे। देन हाइपोथैलेमस से ऑर्डर तैयार होता है, ये ऑर्डर जाता है इफेक्टर ऑर्गन पे। यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन होता है स्केलेटल मसल। इफेक्टर ऑर्गन में मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, मींस स्केलेटल मींस शिवरिंग स्टार्ट होती है, इससे टेम्परेचर जनरेट होता है और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देन टेम्परेचर इंक्रीज होते ही वापस से जो स्टिमुलेशन पहले मिला था कम होने से, वो स्टिमुलेशन रुक जाता है और टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हमारा बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच रिलीज करती है। टीएसएच मींस थायरोक्सिन रिलीज, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है टीएसएच, ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए। देन जब थायरोक्सिन रिलीज होता है तो ये थायरोक्सिन जब इसका एक नॉर्मल लेवल ब्लड में आ जाता है तो यही थायरोक्सिन पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करता है। मींस जो रिएक्शन है हमारा टीएसएच का, उसका आउटपुट है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायरोक्सिन हार्मोन ही पिट्यूटरी ग्लैंड पे एज ए इनपुट वर्क करके टीएसएच के सिक्रेशन को सप्रेस करता है। टीएसएच का सिक्रेशन सप्रेस होते ही थायरोक्सिन का हार्मोन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है और वापस से स्टिमुलेशन मिलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहते हैं। देन अनदर एग्जांपल होम्योस्टेसिस का, कि जो हमारी बॉडी में सोडियम आयन कंसंट्रेशन होता है ईसीएफ में, वो एक नॉर्मल लेवल पे होता है। यदि वो जो सोडियम आयंस है यदि वो इंक्रीज हो जाते हैं ईसीएफ में, तो इंक्रीज होते ही हमारी बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं। देन एडीएच रिलीज होता है और थर्स्ट होता है, इंक्रीज होता है। एडीएच रिलीज होने से यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है, क्योंकि एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, तो एडीएच जो वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है, जो तो बॉडी से जो वाटर लॉस होने वाला होता है वो कम हो जाता है। साथ ही वाटर, क्योंकि प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो उससे वाटर गेन होता है बॉडी में। तो वाटर गेन होने से और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होने से बॉडी में एडिशनल वाटर हो जाता है। ये एडिशनल वाटर
ECF को डाइल्यूट कर देता है, डाइल्यूट होने से ECF का वॉल्यूम बढ़ता है और ECF का वॉल्यूम बढ़ने से सोडियम आयन बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से यदि किसी रीजन से सोडियम आयन डिक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स जो पहले स्टिमुलेट होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स इनहिबिट होते ही जो ADH है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो ADH एंटी डायूरेटिक है, तो ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है। तो अगर सिक्रेशन डिक्रीज हो गया तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर बॉडी से बाहर जाएगा, तो वाटर लॉस होगा। साथ ही जो प्यास होती है वो भी कम लगती है, तो वाटर गेन भी कम होगा। तो टोटली मतलब यूरिन के थ्रू वाटर लॉस होने पे और थर्स्ट कम होने से, वाटर गेन नहीं होने से वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस होने से ECF का जो कंसंट्रेट हो जाएगा, ECF का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और ECF का वॉल्यूम कम होते ही सोडियम आयन बैलेंस हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे नॉर्मल जो हमारा ग्लूकोज लेवल होता है, बॉडी का ग्लूकोज लेवल जिसे इंसुलिन मेंटेन करता है, पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है हार्मोन इंसुलिन, ये हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। यदि किसी भी रीजन से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होते ही जो पैंक्रियाज की सेल्स होती हैं जो इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं, पैंक्रियाज की सेल जो इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने से इंसुलिन सिक्रेट होता है। जैसे ही इंसुलिन ब्लड में आता है, वो इंसुलिन सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, तो सेल्स ग्लूकोज अधिक लेने लगती हैं। साथ ही लीवर भी, क्योंकि लीवर भी एक सेल, लीवर में भी सेल्स ही है, तो वो सेल, लीवर सेल्स भी, जो लीवर सेल्स है वो भी ग्लूकोज ज्यादा लेंगी और उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर देंगी। ठीक है, तो इससे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल वापस से कम हो जाएगा। पहले बढ़ा था तो इंसुलिन सीक्रेट हुआ, इंसुलिन सीक्रेट होते ही सेल्स ने ग्लूकोज ले लिया, लीवर ने ग्लूकोज ले लिया, जिससे ग्लूकोज का लेवल वापस से डाउन हो गया। ग्लूकोज का लेवल जब डाउन होता है तो ग्लूकोज का लेवल डाउन होने पे इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है और ग्लूकेगॉन सिक्रेट होता है। ग्लूकेगॉन सिक्रेट होने पे जो लीवर होता है, वहां पे जो पहले ग्लाइकोजन फॉर्म में कलेक्ट है ग्लूकोज, वो वहां से रिलीज होता है, ग्लूकोज ब्लड में आता है और ब्लड में वापस से ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो यदि ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन सिक्रेट होता है और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। यदि ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लूकेगॉन रिलीज होता है, और ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसको तोड़ के उससे ग्लूकोज को रिलीज कराता है, ग्लूकोज ब्लड में आता है और वापस से नॉर्मल लेवल मेंटेन हो जाता है। ये सब जो एग्जाम्पल थे नेगेटिव फीडबैक के थे। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक के भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं। सबसे मेन है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बेबी की डिलीवरी होती है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होते हैं और एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। तो सबसे पहले जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो ओवरीज से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को इंड्यूस करता है। जो यूट्रस होते हैं, यूट्रस पे रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के लिए, उनको इंड्यूस करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन जाके यूट्राइन जो मसल्स होती है उन पे वर्क करता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने से जो बेबी होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनसे ही अगेन ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ जाता है। तो अगेन ऑक्सीटोसिन रिलीज बढ़ने पे ऑक्सीटोसिन से और ज्यादा प्रेशर से वापस से जो मूवमेंट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब जब बेबी बाहर आने को तैयार होता है, जब फुली मैच्योर बेबी होता है, जब वो बाहर निकलने लगता है बॉडी से, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, तो उस समय ऑक्सीटोसिन के कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। देन बेबी जब नीचे आने लगता है तो वो और ऑक्सीटोसिन के रिलीज को, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होंगे तो वो ऑक्सीटोसिन के रिलीज को बढ़ाते हैं, और ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ने पे वो कॉन्ट्रैक्शंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली ज्यादा बढ़ते जाते हैं जब तक तो बेबी बाहर नहीं आ जाता। इसी तरह एक और एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कि कभी भी जैसे कोई ब्लड वेसल कहीं पे टीयर होती है, टूटती है, तो वहां पे से कुछ क्लॉटिंग
वहाँ पे प्लेटलेट्स आके चिपकने लगते हैं। जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे, क्योंकि क्लॉटिंग करना है तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं वो आके चिपकने लगते हैं। देन जब वहाँ पे प्लेटलेट आके चिपकते हैं तो वो केमिकल रिलीज करते हैं, और उस केमिकल की वजह से और वहाँ पे प्लेटलेट अट्रैक्ट होते हैं। मतलब पहले इंजरी हुई, इंजरी होते ही वहाँ पे प्लेटलेट्स आने लगे। प्लेटलेट्स जब वहाँ पे आएंगे तो वो वहाँ पे वो एक केमिकल रिलीज करेंगे, और वो केमिकल और प्लेटलेट्स को वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह वहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाएंगे, और उनसे ही प्लेटलेट से एक क्लॉट बन जाएगा, और क्लॉट बनते ही वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा होम्योस्टेसिस कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, होम्योस्टेसिस को डिस्क्राइब करना है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। देन कुछ पॉजिटिव जो फीडबैक है उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। देन उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक में से या किसी भी या होम्योस्टेसिस पे एक मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रेफरेंस बुक्स हैं कुछ। थैंक यू।